बचपन से आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, कभी मम्मी से कभी दादी से, कि ये ना बाहर की चीज़ें नहीं खानी होती है। स्पेशली मुझे बचपन में, मुझे और मेरे दोस्तों को हमेशा ये कहा जाता था घर से कि ये बाहर जो वो पेप्सी रहती है ना, या फिर ये बर्फ़ का गोला है, वो मत खाना, वो अच्छा नहीं होता है। बहुत बार बोलते हैं कि इसमें ये गटर का पानी यूज़ होता है, ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ होती है। और तब तक हमें ये लगता था कि भाई कुछ भी बोल रहे हैं। बट ये जो कहानी है, ये सुन के मुझे पता चल गया कि मेरी माँ ऐसा क्यों कहती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिकी और आपका स्वागत है बंकस हिंदी में। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप बटन दबाना मत भूलिए। और ये जो कहानी है, ये मुंबई का जो टिटवाला एरिया है ना, वहाँ की है। अभी यहाँ पे एक सूरज नाम का बच्चा होता है। ये 2012 या 13 के आसपास की स्टोरी है। सूरज जो 5-6 साल का लड़का था और बहुत ज़्यादा मस्ती करता था वो। उसको ऐसा था कि वो दिन भर उसको खेलना कूदना पसंद था। स्कूल जाना उसको अच्छा नहीं लगता था। तो ये जो समय था ना, वो समर वेकेशन का समय था। अप्रैल या फिर मई का महीना चल रहा था। और ये जो टाइम था ना, उसके लिए वो गोल्डन पीरियड था। सूरज सुबह घर से निकलता था और शाम को आता था। दिन भर खेलता कूदता रहता था। उसे ना बाहर की चीज़ें खाना बहुत पसंद था। ये चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत उसे पसंद थी। तो उसका भी सेम था जो जैसे अपना था। वो खेलते खेलते बीच में अपने मम्मी के पास जाता था और कुछ पैसे मांगता था खाने के लिए, 1-2 रुपए वगैरह। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ। सूरज सुबह सुबह अपने घर से निकल गया और खेलते खेलते करीब 12-12:30 बजे एकदम कड़कती धूप थी और उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी, एक घंटी की आवाज़। और सूरज को पता चल गया था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक गोला वाला आया था, जो बर्फ़ का गोला रहता है ना, वो आया था। उसको बहुत प्यास लगी थी, गर्मी भी बहुत थी। उसने देखा कि कई सारे उसके दोस्त गोला लेने के लिए चले गए उसके पास। उसको भी खाने की इच्छा हुई। वो भागते भागते अपने मम्मी के पास गया। मम्मी के पास गया, कुछ 5 या 10 रुपए का वो गोला आता था। मम्मी को बोला, मम्मी मुझे पैसे दो। मम्मी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी, ये सब अच्छा नहीं होता। बट भाई सूरज कुछ मानने वाला नहीं था। उसने घर में यहाँ वहाँ पड़े हुए पैसे उठाए और नीचे जाके उसने वो गोला खरीद लिया। उसने मस्त गोला वगैरह लिया, खाया वगैरह, उसको मज़ा आ गया, खेलने में वापस बिजी हो गया। उस दिन तो सब नॉर्मल वो खेला वगैरह। बट उस दिन जब वो रात को घर गया, मतलब शाम के टाइम जब वो घर गया ना, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मतलब उसको वॉमिटिंग आने लग गई। मम्मी ने तो पहले उसको बहुत डांट लगाई, उस पर चिल्लाई और बोला था ना कि नहीं जाना, मत खाना, क्यों किया तूने। तो उसने उल्टी वगैरह की, उसको दवाई वगैरह दे दी और थोड़ी देर में वो शांत हो गया। बट दूसरे दिन सुबह उसका फिर से पेट में ज़ोरदार दर्द करने लग गया। मतलब ऐसे कि उसके पेट में कुछ तो, मतलब ऐसे दुख रहा था, चुभ रहा था ऐसे उसको। पर उस दिन है ना, सुबह उसने अपने मम्मी को नहीं बताया। उसको लगा कि वापस मैं बताऊंगा तो मम्मी शायद चिल्लाएगी। उसने वो सहन किया, बट वो दर्द इतना ज़्यादा था ना कि उसको सहन ही नहीं हुआ। उसने फाइनली जब मम्मी को बताया, मम्मी को और टेंशन आ गया कि भाई इसको क्या हो गया। जब डॉक्टर के पास लेके गए तब डॉक्टर ने वापस दवाई दी। उसने दवाई खाई, बट उस दिन उसको दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे कि उसकी दवाई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब ऐसे भी नहीं कि उसका सब कुछ नॉर्मल था, वॉशरूम वगैरह सब उसको हो रहा था, बस पेट में उसको बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। जब शाम हुई तो वो अचानक से चिल्लाने लग गया कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों ऐसे वैसे, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब ची आवाज़ों में वो बात करने लग गया। मम्मी को लगा कि ये हो क्या रहा है भाई। उतने में जो सूरज की दादी थी, उसने कहा कि भाई मुझे कुछ ही अजीब लग रहा है, मैं एक बार देखती हूँ कि ये पक्का हुआ क्या है। तो दादी थी, उन्होंने जो उनके पंडित थे, जो मंदिर में जो रहते हैं पंडित, उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, बट ऐसे उसको कभी कोई बीमारी हुई नहीं। अगर कुछ उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो वो जनरली थोड़े टाइम बाद शांत हो जाना चाहिए। डॉक्टर को भी कुछ ऐसे लग नहीं रहा है और इसको टॉयलेट वगैरह भी एकदम अच्छी हो रही, तो हुआ क्या है। जब पंडित ने उसको अपने पास बुलाया, उसको देखा, तब उन्हें पता चला कि सूरज ने जो गोला खाया था ना 1-2 दिन पहले, वो जो गोला जिस बर्फ़ से बना था, वो बर्फ़ किसी मुर्दा घर से आया था। और उस बर्फ़ पे मतलब किसी मुर्दे को रखा गया था। और जब उसने खाया तो उसी की जो आत्मा थी, या फिर पता नहीं उसका कुछ एक जो था, उसके शरीर में था और उसे वो सता रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो ये कर रहा था। मतलब ऐसे असर उस पर दिखने लग गया था। उसके बाद उन पंडित ने उसकी नज़र वगैरह उतारी, भगवान के सामने प्रार्थना की, नारियल वगैरह रखा और दूसरे दिन से सब कुछ नॉर्मल हो गया। इतना कुछ को परेशानी नहीं हुई। बट उस चीज़ के बाद उस पूरे एरिया में ये बात तो पता चल गई कि भाई
कि ऐसे बर्फ़ नहीं खाते, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं ना जो लोकल वेंडर्स होते हैं, नींबू पानी वाले, बर्फ़ के गोले वाले, या फिर वो छोटी पेप्सी वगैरह बेचते हैं ना, इनके पास बर्फ़ कहाँ से आता है? इनके पास तो इतना बड़ा फ्रिज नहीं है कि वो उतना बर्फ़ जमा पाए, और ना ही इनके पास इतने पैसे कि इतना महंगा बर्फ़ खरीद पाए। अगर इनके पास पैसे हो भी तो ये एक चीप अल्टरनेटिव ही निकालेंगे ना। और इसलिए इनका जो बर्फ़ रहता है वो मुर्दा घर से आता है, क्योंकि मुर्दा घर में जो बर्फ़ होता है जो बॉडीज़ को फ्रेश रखता है, वो बर्फ़ तो उनको तो दूसरे दिन बर्फ़ फेंकना पड़ता है। तो उनके जो कर्मचारी होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो कुछ पैसों के लिए इनको बर्फ़ बेच देते हैं, और फिर ये उस बर्फ़ का ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई बाहर जब भी खाओ थोड़ा सोच समझ के खाओ, क्योंकि वो जो बर्फ़ पे जब वो मुर्दा घर में थी, उस पे जो बॉडी रखी गई थी, उसका इतिहास अपने को पता नहीं। उसके साथ क्या हुआ था ये हमको नहीं पता। उसको कैसे मारा गया था, उसकी मौत कैसे हुई थी, ये हमको नहीं पता। और इसलिए हमें अपने माँ की बात सुननी चाहिए कि बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। और ये जो कहानी मैंने आपको बताई ना, जो बर्फ़ के गोले वाले की, ये बहुत बार होता है। मतलब हम कहीं पे भी जाए, मैंने एक रियल इंसिडेंट सुना था मेरे एक फॉलोवर के साथ। तो उनके साथ हुआ कैसे था ना कि उन्होंने ये कहा था कि उनके शरीर में एक आत्मा ने प्रवेश किया था, उनको एक आत्मा ने उनके शरीर पे कब्जा कर लिया था। और ये हुआ कैसे था? तो ये दोपहर के वक्त हुआ था। अभी मैंने उनको पूछा कि ये होता कैसे है, ऐसे कोई आत्मा अपने शरीर में प्रवेश कैसे कर लेती है, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं ना कि आप अकेले उस वहाँ पे तो कई लोग जाते हैं और उनके शरीर में नहीं है और आपके शरीर में कैसे आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आत्मा होती है ना, इनका एक समय होता है, ये हवा के जैसे होती है, ये हर समय नहीं आती। ये वो सेकंड मिली सेकंड के लिए अपना वो उस फॉर्म में आती है। और उस समय कोई एक उनको मिल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। जैसे जैसे ये भी होता है ना कि ऐसे नहीं वो हर किसी के पास नहीं जाएंगी, बट समझो एक आदमी जैसे उस जो वो फॉलोअर थे, उनको एक आत्मा कहाँ कब्जा कर लिया था कि एक रेलवे ट्रैक पे। मुंबई पे कई ठिकाने ऐसे होते हैं कि पहले के टाइम की बात थी, अभी तो ब्रिज है, बट पहले लोग है ना पटरियों से क्रॉस करते थे। लोग ऐसे रेलवे जो ट्रैक होता है ना उससे क्रॉस कर लेते थे, ब्रिज विज नहीं, और इतने ब्रिज भी नहीं थे, लंबे लंबे थे। तो वो जो मेरा दोस्त था ना, वो ब्रिज के यहाँ से निकल रहा था, मतलब सॉरी, वो पटरी के यहाँ से निकल रहा था, और उसके हाथ में ना एक चिकन का ये था, कच्चा जो चिकन था वो लेके जा रहा था अपने घर के लिए। और जो वो आत्मा थी, आपने हमेशा सुना होगा ये जो आत्मा होती है ना, या फिर कोई भी सुनसान जगह पे, कब्रिस्तान पे, कभी भी कच्चा मटन नहीं लेके जाते या फिर चिकन नहीं लेके जाते, क्योंकि आत्मा पीछे पड़ जाती है। तो यही उसके साथ हुआ, वो चला गया चिकन लेके, बट उस रात उसके साथ बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ हुई। फिर उन्होंने अपने बाबा वगैरह को दिखाया, और दूसरे दिन उन्होंने यही कहा कि इसके पीछे एक साया था, बट वो चला गया। उन्होंने कहा कि थोड़ा एक चिकन का पीस वगैरह आप जब भी लाओगे घर पे तो बाहर रख देना, वो उतने में खुश रहेगा और इसको कभी परेशान नहीं करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे होता है ना कि वो जो मिली सेकेंड जो आपके जाने का समय हो, और जो आदमी वहाँ पे मरा था, जिसकी आत्मा भटक रही है, शायद वो वड़ा पाव खाने जा रहा होगा, और उसी चक्कर में उसके ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया रहेगा, फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया होगा, और उसकी जो आखिरी इच्छा थी ना मरने से पहले, जब उसको पता भी नहीं चला कि वो मरने वाला है, वो क्या थी कि उसको वड़ा पाव खाना है, और उतने में वो मर गया। तो उसकी आखिरी इच्छा क्या रह गई? उसको शायद वड़ा पाव खाना था। और उसी टाइम पे शायद दोपहर के वक्त जब वो मरा था, उस टाइम पे कोई एक बच्ची जा रही होती है वड़ा पाव खाते खाते, और शायद उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है उस टाइम पे, और वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो ऐसी भी कई चीज़ें होती है जिस वजह से वो हर किसी के पीछे नहीं पड़ता है, बट जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है उनके पीछे पड़ता है। और ये भी था ना कि मैंने आपको बोला गोला और ये सब बर्फ़, इसमें उनकी कहीं ना कहीं वो एक पार्ट रह जाता है ना। जैसे मैंने एक रील भी देखी थी, शायद वो कोल्हापुर की कहीं की तो थी, उसमें मैंने देखा कि एक फूड वेंडर है ना, गटर से पानी निकाल के लेके आ रहा है और वो यूज़ कर रहा है। मतलब वो चीज़ भी कितनी गंदी है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे ये लगता है कि भाई हमको ये खाना छोड़ना ही होगा, मतलब अच्छी जगह से ही खाना चाहिए। फिर वो बहाना चाहे ख़राब पानी का हो, ख़राब बर्फ़ का हो, या फिर भूतों का हो, खाना तो हमेशा ख़राब है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, और हम जाते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, पर इसको आप थोड़ा 18+ है, तो अगर आप 18 साल से बड़े हो तो आप देख सकते हो, और अगर आप 18 साल के नीचे हो तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हो।
तो ये जो स्टोरी है ना, ये बैंगलोर की है, एक रेशमा नाम की लड़की की है, ठीक है। रेशमा जो दिल्ली में बड़ी हुई, स्कूलिंग वगैरह वहाँ पे हुआ। और हाँ, ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है। ये रेडिट पे जिसके साथ ये हुआ था, उन्होंने ये पोस्ट किया था। उन्होंने अपना अपना नाम हाइड किया था, बट उन्होंने कई सारा ऐसे प्रूफ दिए गए थे जहाँ पे, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये रियल है, ठीक है। जो रेशमा थी, वो बचपन से ही दिल्ली में थी, बड़ी हुई थी, और उसने अपना स्कूल दिल्ली से किया था। जब वो और मतलब कॉलेज के लिए वो पुणे चली गई, पुणे से उसने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। जो रेशमा थी वो सब चीज़ों में होशियार थी, मतलब वो उसको बचपन से ही वो सब इसमें टॉप करती थी, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमेशा उसका रैंक में नाम रहता था। और जो उसने इंजीनियरिंग की थी ना, वो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह में की थी उसने, तो उसको बहुत ही एक अच्छे आईटी फर्म में बैंगलोर में नौकरी लग गई थी, बहुत ही अच्छा उसका सैलरी वगैरह था। और उसकी वजह से उसका परिवार भी काफ़ी खुश था, मतलब जो उसका परिवार था वो भी एक अमीर परिवार की ही थी। तो अमीर मतलब एक हायर मिडिल क्लास फैमिली से हम बोल सकते हैं। तो उसको इतना कुछ ये नहीं था, मतलब स्ट्रेस नहीं था, वो अच्छा कमा रही थी। और वो अपने लिए उसने एक अच्छा खासा बड़ा घर लेके रखा था। और उसका ना, रेशमा का एक बॉयफ्रेंड भी था। उनका पिछले कई सालों से मतलब चल रहा था, मतलब जो पुणे थे तब उनका कॉलेज में शुरू हुआ था। एक दो साल उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस भी किया, बट उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने भी बैंगलोर शिफ्ट कर लिया था रेशमा के लिए। और रेशमा का ना उसके बॉयफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब उसका ऐसे था कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ इसी लड़के से करेगी। उसने अपने घर पे भी थोड़े हिंट्स वगैरह दे दिए थे, और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रेशमा रेगुलरली अपने जॉब पे जा रही है, सब अपना काम कर रही है, और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है। उतने में रेशमा को एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा। उसको ये पता चला कि जो उसका बॉयफ्रेंड है ना, वो उस पर चीट कर रहा है। यहाँ पे रेशमा के लिए उसकी लाइफ एंड हो गई थी, क्योंकि रेशमा ने कभी उसके बॉयफ्रेंड के अलावा ज़िंदगी सोची ही नहीं थी। और जब वो ही उसके साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने खुद को समझाया, उसको वापस लाने की कोशिश की, बट इन द एंड वही हुआ कि एक बार जो इंसान गलती कर देता है वो नहीं, मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी वैसे ही उसका था। तो रेशमा ने तो भी उसको 5-6 महीने उससे बात की, ट्राई किया कि ये वर्कआउट हो जाए, बट हमेशा वो वही करता रहा। वो कंप्लीटली उसको बुरा लग गया था, उसका दिल टूट गया था, उसको कोई चीज़ में मन नहीं लगता था। उसने सोचा कि मैं मन डाइवर्ट करने के लिए काम करती हूँ मैं, और दोस्त बनाती हूँ। वो जाती थी अपने दोस्तों के साथ जाती थी, और उसके ही दोस्त ने, एक जो उसकी फ्रेंड थी, उसने रिकमेंड किया, अरे अगर तू ये ब्रेकअप से जा रही है, तो मूव ऑन नहीं हो पा रही, तो एक काम करना, तू ये डेटिंग ऐप्स डाउनलोड कर ले। अगर आपको पता होगा कि डेटिंग ऐप जैसे बम्बल, टिंडर्स, वहाँ पे आप इजीली अपने मनपसंद पार्टनर को ढूंढ सकते हो या फिर दोस्त बना सकते हो। तो उसने वहाँ पे गई, वो उसने अकाउंट वगैरह बनाया डेटिंग ऐप पे, और अपने पिक्चर्स विक्चर्स डाल के उसने अच्छी अपनी प्रोफाइल बनाई। अभी उसके प्रोफाइल पे बहुत सारे लाइक्स वाइक्स आते थे, उसको बहुत सारे लड़के उसको पसंद करते थे। वो एक दो डेट पे चली गई, उसको अच्छा लगने लग गया, धीरे धीरे वो अपने बॉयफ्रेंड को भूलने लग गई, और फिर उनके साथ ही वो डेट पे जाना, घूमना फिरना चालू हो गया। अभी धीरे धीरे है ना, रेशमा को वो मूव ऑन ना करने की वजह से वो इस चीज़ पे एक्सट्रीम जाने लग गई। मतलब हफ्ते में 2-3 नए नए लड़कों के साथ डेट पे जाना, उनके साथ मिलना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, और उसके बाद होटल्स में जाना, या फिर अपने घर आना और उनके साथ हुकअप करना। मतलब वो होता है ना कि उनके साथ फिजिकल होने लगना, एक उसके लिए एक कोप अप मैकेनिज्म था अपने बॉयफ्रेंड को भूलने के लिए। तो शुरुआत में तो ठीक है, उसको थोड़ा अजीब लगता था, बट धीरे धीरे ना वो उसके एडिक्ट होती गई। वो हर वीकेंड पे, जैसे उसके ऑफिस को छुट्टी पड़ जाती, हर वीकेंड पे वो कोई नया मैच ढूंढती, एक नए लड़के के साथ डेट पे जाती, और उसके साथ ही वो फिजिकल हो जाती। अभी ये उसके लिए काफ़ी नॉर्मल था, क्योंकि वो भी मॉडर्न विचारों की थी, और उसके हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं था। वो एक एडल्ट थी, इंडिपेंडेंट वुमन थी, वो अपना कमा रही थी, और वो अपनी मर्जी से ही वो लोगों के साथ जा रही थी। रेगुलर डेट्स पे वगैरह जाना, उनके साथ घूमना फिरना और फिजिकल होना, ये उसका नॉर्मल हो चुका था। और उसी के साथ है ना, ये सब नॉर्मल होते होते उसको पता चला कि उसको बहुत सारी मतलब ऐसे बीमारियां वगैरह होती है ना, वो भी होने लग गई थी। इन्फेक्शन वगैरह, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि इतने सारे लोगों से वो मिल रही थी। ठीक है, तो वो रेगुलरली अपना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होता था, और एक अपॉइंटमेंट एटलीस्ट महीने में या फिर 2 महीने बार वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी करती थी, कि मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो सही है, ये है वो है। तो ऑब्वियसली वो पढ़ी लिखी थी, तो उसके रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होते थे गायनेकोलॉजिस्ट के पास।
तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि उसका अपना वीक वगैरह चला गया, थोड़ा हेक्टिक काम था पूरे वीक में, पूरे वीक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। और उसमें उसको एक आदत और भी लग गई थी कि वो सिगरेट भी पीने लग गई थी, ये भी एक चीज़ थी वो पूरे दौरान। और उसको ऐसे लगता था कि भाई यही मेरी ज़िंदगी है, मंडे टू फ्राइडे अपना जॉब करो, ड्रिंक्स और सिगरेट वगैरह उसका चलते रहता था, और वीकेंड पे थोड़ा घूमो, एक्सप्लोर करो, नए लोगों के साथ मिलो। और अभी जो उसका रीसेंट वीक था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था और उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था। कैसे उसने बहुत स्ट्रगल करके वो वीक ख़त्म किया और फाइनली वीकेंड में आ चुकी थी। फ्राइडे नाइट पे वो ऐसे ही अपना डेटिंग ऐप स्क्रॉल कर रही थी, उसको एक बहुत ही अच्छा लड़का दिखा, इसने उसको स्वाइप किया और सामने से उस लड़के ने भी इस पे स्वाइप बैक किया, जो भी उनका होता है एक्सेप्ट किया। और फिर उनका सैटरडे को मिलना डिसाइड हुआ। वो मिले एक अच्छे रेस्टोरेंट में, इसको मोमोज़ खाने थे, तो वो बेंगलोर के ही एक आउटलेट में, मोमोज़ आउटलेट में वो गए, मोमोज़ वगैरह खाए। और फिर उनकी बात चली कि कहाँ कैसे ऐसी बातें वगैरह हुई। और फिर उसने कहा कि अरे एक काम करते हैं कि हम जाते हैं कहीं बाहर। तो रेशमा ने कहा ठीक है ना, बाहर जाते हैं, मैंने कहा था तुम्हें होटल वगैरह बुक करने, तुमने कुछ किया है? तो उस लड़के ने बोला 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। तो उसने चेक वगैरह किया, उसने कहा कि यार मैंने बुक किया था बट वो बुकिंग मुझे दिखा नहीं रही, शायद कुछ ग्लिच होगा ऐसे वैसे, तो वापस ट्राई करो ना एक बार। तो उसने देखा, फिर भी नहीं दिखा रही थी। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, अपन डायरेक्टली जाके देखते कोई जगह अवेलेबल है। तो एक दो होटल में गए और वहाँ पे भी उनको मतलब कोई डिसेंट होटल नहीं मिला। तो वो जो लड़का था उसने एक चीज़ सजेस्ट की, ठीक है एक काम करते हैं ना, मेरा घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 45 मिनट्स के आसपास है, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वैसे भी ये होटल्स थोड़े अनसेफ होते हैं, तो जहाँ पे मैं ट्रस्ट करता हूँ वो होटल तो कुछ ग्लिच की वजह से बुकिंग हो नहीं पाई। तो हम एक काम करते हैं, मेरे घर चले जाते हैं, जाते हैं थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और बातें करेंगे। मतलब उनका गोल तो वही था, बट उनका ऐसे था कि बातें करेंगे, चिल करेंगे, चलो नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो वो दोनों गए, रेशमा और वो लड़का चले गए उसके घर पे चले गए, और धीरे धीरे उनकी बातें हुई, कॉफ़ी वॉफ़ी हुई, और दे गॉट मेट, और वो फिजिकल हुए एक दूसरे के साथ, और वो रात वैसे ही गुजर गई। दूसरे दिन जब रेशमा वापस आई और मंडे से अपने रेगुलर रूटीन पे लग गई, वही ऑफिस ऑफिस जाना, ये जाना वो जाना। तो जैसे मैंने कहा था कि रेशमा का रेगुलर अपॉइंटमेंट रहते थे गायनोकोलॉजिस्ट के पास, कि वो हमेशा वो गायनेक के पास जाती थी हर 1-2 महीने में। तो उसका भी वही था, 1-2 हफ्ते में शायद उसको वापस अपॉइंटमेंट था। तो गायनेक के पास गई, उसका सब चेकअप वेकअप हुआ। हर बार वो गायनेक में भी उसकी दोस्ती बन गई थी और वो भी बहुत ज़्यादा चिल थी। तो गई, उस बार भी उसका चेकिंग वगैरह हुआ, बट इस बार वो डॉक्टर कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने देखा, पूरा चेकअप वगैरह हुआ, और उसको एकदम एकदम अजीब नज़रों से देखा और पूछा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला सकती हो? उसने कहा कि पेरेंट्स को क्यों बुलाना, मतलब ये हमारे बीच की बात है, हम एडल्ट से पेरेंट्स क्यों बुलाना? बोली नहीं, पेरेंट्स को बुलाओ क्योंकि कुछ एक सीरियस चीज़ है और हमको पेरेंट्स को चाहिए, कोई तो एक आपका गार्डियन चाहिए आपके साथ। वो बोले नहीं नहीं, पेरेंट्स तो मेरे आ नहीं सकते, आप बताओ ना क्या हुआ, कुछ कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ हुआ है, दवाई क्या करना है? अभी आपके चेकअप्स होंगे और वो चेकअप के बाद शायद आपको एक ऑपरेशन भी आपका होगा, इसलिए आपको ये रिकमेंड करेंगे आप या तो अपने पेरेंट्स को बुलाओ या फिर आपके कोई गार्डियन को बुलाओ। तो रेशमा ने भी अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया जो उसके क्लोज फ्रेंड थे, वो आई। और जो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, उनके स्टाफ से कहा कि एक काम करो, इनके पेरेंट्स का भी देखना, गार्डियन का भी देखना, और दूसरी तरफ से पुलिस को भी कॉल करना। अभी जो रेशमा थी वो और ज़्यादा डर गई कि पुलिस का क्या काम है भाई, मतलब जो भी था, हम बीच की बात है, पुलिस क्यों आ रही है? उसने पूछा मैम सब ठीक है ना? डॉक्टर बोली कि रुको ज़रा मैं बताती हूँ। और फिर उसके और चेकअप्स वगैरह हुए, पुलिस आए, सब आए, चेकअप्स वगैरह हुए, और फिर उनको पता चला कि रेशमा के बॉडी में है ना, उनको कुछ डेड सेल्स मिले, डेड सेल। तो वो कंफ्यूज हो गई कि ये इसके बॉडी में कैसे आ गए। और फिर रेशमा को पूछा कि तुम इसके पहले कितने लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुके हो? रेशमा ने जो भी था वो सच सच बता दिया। पुलिस ने भी पूरी लिस्ट निकाली कि वो लड़के कौन थे, और सबके घर पे पता करने चले गए। और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग वो पिछले 1-2 महीने में कुछ 3 या 4 लोगों के साथ इंटीमेट हुई थी। तो उन्होंने सबकी लिस्ट निकाली। फिर उनको पता चला कि रेशमा को जो मोमो प्लेस पे जो वो लड़का मिला था जहाँ पे वो डेट पे गई थी, उस लड़के के बारे में पता चला, उसके घर में तलाशी वगैरह ली गई। तो पुलिस को एक बहुत ही भयानक और बहुत ही घिनौना सच पता चला। उनको ये पता चला कि जिस लड़के के साथ रेशमा इंटीमेट हुई थी उसको नहीं लिया था।
अभी नेक्रोफिलिया, ये जिसको नहीं पता होगा, वो ये होता है कि एक इंसान जिसकी फैंटेसी होती है कि वो डेड बॉडीज के साथ सेक्स करे, और उस लड़के का भी वही था, वो डेड बॉडीज के साथ सेक्स करता था। और रेशमा जब उसके घर गई, उसके साथ जब इंटीमेट हुआ, उसके कुछ दिन पहले ही वो एक डेड बॉडी के साथ उसने इंटरकोर्स किया था, और उसी के जो डेड बॉडी के जो डेड सेल थे वो इस लड़के में आ गए, और इसके थ्रू वो रेशमा में ट्रांसफ़र हुए। और फिर ये पूरा पता चला कि भाई वो लड़का अजीब था, उसको फिर पुलिस कस्टडी में वगैरह लेके गए और वो सब चीज़ हुई। और ये बीमारी, जो बीमारी नहीं बोल सकती, ये बहुत ही घिनौने, मतलब बहुत ही गंदा इंसान हो सकता है कोई जो ऐसे करता है। ये कई लोगों में देखी गई है। स्पेशली मैंने एक देखा था केस जो जो मुझे लगता है पाकिस्तान का था, और वहाँ पे जो एक कब्रिस्तान होता है ना, उसमें एक आदमी, ये मैं ज़रूर कई दूसरे अपने एपिसोड में लूँगा इस पर प्रॉपर रिसर्च करके, बट ऊपर ऊपर से जो मैं आपको बता सकूँ, ये ऐसी कहानी थी, ये घटना थी। दो आदमी थे जो मुर्दों को दफनाते थे कब्रिस्तान में, और उसमें से कोई भी औरत को जो दफनाते थे, जब उनका परिवार चले जाता था रात को, उसको उस कब्र से बाहर निकाल के उनके साथ ऐसी चीज़ें करते थे वो। और ये कई सालों तक चली, और फिर बाद में पता भी चला, इसमें मैं कभी और बताऊंगा, बट ऐसे ही टाइप का उस लड़के को भी एक बीमारी थी। और लास्ट में ये भी पता चला कि उस टाइम पे जब रेशमा उस लड़के के घर गई थी, उस लड़के के घर गई थी, और जब उनके बीच में वो जब हुकअप कर रहे थे, जब वो इंटीमेट हो रहे थे, जिस बेड पे रेशमा और वो लड़का था ना, उसी एग्जैक्ट बेड के नीचे एक डेड बॉडी थी जिसके साथ उसने कई दिन पहले सेक्स किया था। दोस्तों, यही था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियोस मैं आपको लाते रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए। और स्पॉटिफाई पे भी आप हमें सुन सकते हैं।